कोचिंग सेंटर छात्रों के लिए मौत का चैम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। दिल्ली में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर मौत के चैम्बर बन गए हैं और छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सभी कोचिंग के मामले में सुनवाई का मन बनाते हुए उत्तर प्रदेश व हरियाणा को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और इन्हें भी नोटिस जारी किया है। सभी को 20 सितंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। छात्रों के मौत पर पीठ ने जताई चिंता। पीठ ने गत 27 जुलाई को दिल्ली में हुई भारी बारिश के चलते राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 छात्रों की हुई मौत पर चिंता और दुख जताते हुए कहा कि जो उन्होंने पढ़ा है वो डराने वाला है। पीठ ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिलहाल के लिए हम इन कोचिंग सेंटर को बंद कर देंगे जब तक कि भवन नियमों और सुरक्षा मानकों का सावधानीपूर्वक पालन ना हो, तब तक कोचिंग ऑनलाइन चलनी चाहिए। ये जगह मौत का घर बन गई है। कोचिंग सेंटर छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात टॉप 3 में शामिल। पीएम मोदी बोले, साकार हो रहा मेक इन इंडिया का सपना। भारत से एप्पल आईफोन के निर्यात में भारी उछाल आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल जून के अंत तक देश के टॉप 10 निर्यातों में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इससे ऊपर सिर्फ इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम की उत्पाद ही है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 22% की बढ़त हुई है, यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अंत में ये $8.44 बिलियन तक पहुंच गया। ये वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के $6.94 बिलियन से $1.5 बिलियन कहीं ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वास्तव में ये काफ़ी खुशी की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत हमारी अभिनव युवा शक्ति द्वारा संचालित की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्रमाण है कि हमारे सुधारों के कारण और मेक इन इंडिया पर जोर देने के कारण ही ये बूस्ट मिला है। भारत आने वाले समय में इस रफ्तार को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के साथ तनाव के बीच नेतन्याहू की धमकी। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और इजराइल और ईरान संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे वक्त में रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मन देशों को धमकी देते हुए कहा कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ाने का आह्वान भी किया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दी धमकी। इजरायली प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमास पर सैन्य दबाव बढ़ाने से ही युद्ध के सभी उद्देश्य पूरे होंगे। इंग्लैंड के महान क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का निधन। 55 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और दुनिया के महान क्रिकेटरों में शुमार ग्राहम थॉर्प का सोमवार को निधन हो गया। वे 55 वर्ष के थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने इसकी पुष्टि की है। थॉर्प ने इंग्लैंड के लिए 1993 से 2005 के बीच 100 टेस्ट खेले थे। इसके साथ ही वो इंग्लैंड की सीनियर पुरुष टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। वो साल 2022 से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उन्हें अफगानिस्तान का हेड कोच भी नियुक्त किया गया था। नौकरी में मन नहीं लग रहा। बिहार की लेडी सिंघम आईपीएस काम्या मिश्रा ने दिया इस्तीफा।
बिहार के दरभंगा जिले में तैनात और बिहार में लेडी सिंघम नाम से मशहूर आईपीएस काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका इस्तीफा पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। हालांकि अभी तक मुख्यालय से कोई जवाब नहीं आया है। वही काम्या मिश्रा ने इस्तीफा की वजह निजी कारण बताए हैं। उनके मुताबिक उनके परिवार का बड़ा कारोबार है और वे परिवार को भी समय देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। शुरुआत में जब आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे की बात पुलिस विभाग में फैली तो सभी इसे अफवाह मान रहे थे। इसके पीछे की वजह काम्या मिश्रा का अपना काम के प्रति डेडिकेशन। उनके पति भी आईपीएस ऑफिसर है और फिलहाल मुजफ्फरपुर में सिटी एसपी के पद पर तैनात है। तेज तर्रार आईपीएस अफसर काम्या ने बताया कि वह अपने माता पिता की अकेली बेटी है। उनका बड़ा कारोबार है जो कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है। इन्होंने इस दौरान कहा कि आखिर इतनी अच्छी नौकरी कोई यूं ही नहीं छोड़ता। क्वार्टर फाइनल में आखिरी 33 सेकंड में हारी, तब वो 8-2 से आगे थी, फूट फूट कर रोई। भारत की स्टार पहलवान निशा दहिया को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वो महिलाओं की 68 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर कोरिया की पाक सोल-गुम के सामने थी। हालांकि निशा के लिए मुकाबला बेहद दर्दनाक साबित हुआ। उन्होंने 3 मिनट तक 8-1 की बढ़त बना ली थी। उत्तर कोरियाई पहलवान ने निशा को मैट से बाहर कर 1 अंक अर्जित किया और स्कोर 8-2 हो गया। जब मुकाबले के खत्म होने में 33 सेकंड बचे थे तभी निशा चोटिल हुई। मैच को रोका गया और उनके हाथ पर बैंड पहनाया गया। हालांकि बैंड बांधना निशा के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उत्तर कोरिया की पहलवान ने इस मौके का फायदा उठाया और 11 सेकंड में 4 अंक हासिल किए और स्कोर 8-8 से बराबर हो गया। फिजियो ने निशा का इलाज किया, लेकिन निशा को देखकर लग रहा था कि उनके दाएं हाथ में काफ़ी तेज दर्द था। वो उस वक्त रोने लगी। हालांकि कोच ने निशा से कहा कि अभी भी आप जीत सकती हैं। अगर स्कोर 8-8 के बराबरी पर रुका होता तो निशा सेमीफाइनल में पहुंच जाती। हालांकि आखिरी 12 सेकंड में उत्तर कोरियाई पहलवान ने 2 अंक हासिल कर लिए और मैच 10-8 से अपने नाम किया। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, शेख हसीना ने इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ा। पीएम आवास में घुसी प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में बिगड़े हालात, शेख हसीना ने इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ा। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा अब उग्र हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनी के बीच भड़की हिंसा अब उग्र हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर निकलने की खबरें हैं। उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के उच्चायोग के एक अधिकारी ने इनकी पुष्टि की है। बांग्लादेश की उच्चायोग की एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आज ही भारत पहुंच सकती है। हजारों लोग प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस गए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ कर दी। बांग्लादेश में हाल ही में पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से कोई गोली ना चलाने को कहा है। वहीं भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक
बीएसएफ ने पड़ोसी देश में हिंसक घटनाक्रम के मद्देनजर रखते जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने पड़ोसी देश में हिंसक घटनाक्रम के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा के 4096 किलोमीटर क्षेत्र में सभी इकाइयों को हाई अलर्ट जारी किया है। ढाका में बेकाबू भीड़ ने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को तबाह किया। 4 हिंदू मंदिरों में ढाका में बेकाबू भीड़ ने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र को तबाह किया। 4 हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका में अनियंत्रित भीड़ द्वारा एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा 4 हिंदू मंदिरों को भी आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों और भारतीय समुदाय के नेताओं ने इस बात की जानकारी दी है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद स्थिति बिगड़ी। ढाका में हिंदू बौद्ध ईसाई एकता समिति के नेता काजोल देवनाथ ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश भर में जारी हिंसा के बीच कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना मिली है। काजोल देवनाथ के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई है। इस वजह से कुछ हिंदू समुदाय के नेता डरे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अनियंत्रित भीड़ ने ढाका के धानमंडी क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने ढाका के कई क्षेत्रों में आगजनी की घटना का अंजाम दिया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 10वां दिन का हाईलाइट्स। अविनाश और टीटी टीम की दमदार प्रदर्शन। लक्ष्य सेन की हार ने तोड़ा दिल। पेरिस ओलंपिक का 10वां दिन भी भारत के लिए कोई मेडल लेकर नहीं आ सका। सोमवार 5 अगस्त को भारत के लक्ष्य सेन बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए, जबकि स्कीट शूटिंग मिक्स टीम भी 1 पॉइंट के अंतर में ब्रॉन्ज मेडल। वही रेसलिंग में निशा दहिया को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा, जहां मैच के दौरान हाथ की चोट ने उनसे जीत छीन ली। इनसे अलग 2 अच्छी खबरें भी आई, जिसमें सबसे खास अविनाश सावले का प्रदर्शन रहा। सावले ने पुरुष की 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस के फाइनल में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया। वहीं महिला टेबल टेनिस टीम ने पहले राउंड में रोमानिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। गोवा में बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई जमीन तक आई। विधानसभा में हंगामा। सीएम ने गठित की एसआईटी। गोवा विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसमें रोजाना सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है। बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी कोलकाता में चलाता है पान की दुकान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उसने मुख्यमंत्री नीतीश के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब पुलिस ने उस धमकी वाले आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार की है। पान की दुकान चलाता है आरोपी। मुख्यमंत्री कार्यालय को धमकी भरा मेल भेजने वाले अभियुक्त का नाम मोहम्मद जाहिद है और उसकी उम्र 51 साल बताई गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है। आरोपी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहता है और वहां पान की दुकान चलाता है। बीएसएनएल 5G की हो गई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री ने लगाया वीडियो कॉल। इन शहरों में सबसे पहले मिलेगी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। पिछले महीने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के बाद से ही बीएसएनएल सुर्खियों में है। दरअसल सभी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने लगभग
25% टैरिफ चार्ज बढ़ा दिए हैं, लेकिन बीएसएनएल अभी भी पुरानी दरों पर प्लान पेश कर रहा है। इसका असर ये हुआ कि बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच सोमवार को भारत सरकार की दूरसंचार विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो काफ़ी वायरल है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीडियो कॉल कर किसी से बात कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है बीएसएनएल 5G सक्षम वीडियो कॉल का सफल परीक्षण। इन शहरों में सबसे पहले बीएसएनएल 5G की सेवाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएनएल की 5G सेवाओं की शुरुआत सेवाओं के लिए यह जगह प्रस्तावित है। दिल्ली के कनॉट प्लेस, बेंगलुरु के सरकारी दफ्तरों और कैंपस के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी में संचार भवन और जेएनयू कैंपस के आसपास, आईआईटी दिल्ली, चेन्नई के कुछ हिस्से, इंडिया हैबिटेट सेंटर या गुड़गांव के कुछ हिस्से, आईआईटी हैदराबाद कैंपस आदि। कैसे